बिगिनर्स, वेलकम बैक टू द क्लास। तो आज अपन डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ रेशियो एनालिसिस। पहले इसे अच्छे से रीड करेंगे। GIG लिमिटेड हैज फर्निश्ड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द ईयर एंडेड 31st March 2020 एंड 31st March 2021। तो 2 ईयर का अपन को डेटा दे रखा है, 2020 और 2021। ठीक है ना। क्या क्या डेटा में है? सबसे पहले शेयर कैपिटल दोनों साल की। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये भी 40 लाख है, ये भी 40 लाख है, यानी कि ड्यूरिंग द ईयर कुछ भी चेंज नहीं हुआ। नेक्स्ट अपना रिजर्व एंड सरप्लस 2020 का है 20 लाख और 2021 का है 25 लाख। यहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ है 5 लाख का। ठीक है। लॉन्ग टर्म लोन 30 लाख, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ही चीज में चेंज आया जो कि है रिजर्व एंड सरप्लस। क्लियर। नेक्स्ट आगे इंफॉर्मेशन गिवन है। एनपी रेशियो 8%, जीपी रेशियो 20%। लॉन्ग टर्म लोन हैज बीन यूज्ड टू फाइनेंस 40% ऑफ फिक्स्ड एसेट। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे फिक्स्ड एसेट्स है ना, वो कहीं ना कहीं से आए होंगे, मतलब कुछ ना कुछ पैसा लगा होगा। जो फिक्स्ड एसेट है उसमें 40% पैसा कहाँ से लिया गया है, कहाँ से फाइनेंस किया गया है? लॉन्ग टर्म लोन से। अब ये तो मैंने आपकी लैंग्वेज बता दी मॉड्यूल की। इसकी सिंपल लैंग्वेज यही है कि जो भी आपके फिक्स्ड एसेट्स है उसका 40% लॉन्ग टर्म लोन है। ठीक है। सिंपल सी बात है। फिक्स्ड एसेट का पैसा जब अपन वो खरीदेंगे तो उसके लिए पैसा तो चाहिए, तो वो पैसा कहाँ से आएगा? शेयर कैपिटल से भी आ सकता है या फिर बाहर से भी, यानी कि घर का पैसा भी या बाहर से। तो ये अपन ने बाहर से 40% उठाया है। ठीक है। तो फिक्स्ड एसेट्स अगर अपन को पता है तो उनका 40% से अपन लॉन्ग टर्म लोन निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ उल्टा है, लॉन्ग टर्म लोन अपन को गिवन है तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे अपन फिक्स्ड एसेट निकाल लेंगे। ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा, अभी ज्यादा लोड ना लो, अभी सिर्फ क्वेश्चन पर ध्यान दो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो विद रेस्पेक्ट टू COGS। अगर आप ये वाली लाइन नहीं लिखते तब भी अपन क्या मानते? COGS। स्टॉक टर्नओवर रेशियो हमेशा अपन किस पर मानते हैं? COGS। हाँ, ऐसा दिक्कत आ गई कि COGS निकल ही नहीं सकता, तब जाके अपन इस जगह पर सेल्स मानेंगे, अदरवाइज हमेशा क्या? COGS। ठीक है। तो ये लाइन नहीं भी लिखी हो तब भी क्या मानेंगे? COGS। कितना गिवन है? 4। डेटर रिप्रेजेंट 90 डेज है, यानी कि आपको डेटर कलेक्शन पीरियड दे रखा है। आगे द कंपनी होल्ड कैश इक्विवेलेंट टू 1.5 मंथ COGS। इसका मतलब क्या है कि जो COGS है उसका आपको 1.5 मंथ का ले लेना है, यानी कि जो भी हमारा COGS कैलकुलेट होकर आएगा उसका 1.5 मंथ लगा देंगे अपन, तो उससे क्या आ जाएगा? कैश। ये मैंने बहुत फास्ट बोल दिया, आपको समझ में आया कि नहीं? बोल रहे हैं COGS जो है उसका 1.5 मंथ आपका कैश है। इन्होंने ऐसे लिखा है जो कैश है वो COGS का 1.5 मंथ अपन होल्ड करते हैं, तो जो भी COGS आएगा उसका आप 1.5 मंथ कर लो। ठीक है। लास्ट में बोल रहे हैं इग्नोर टैक्सेशन। टैक्सेशन को बिल्कुल भाड़ में जान दो। अज्यूम 360 डेज इन अ ईयर। एक ईयर में 365 होते हैं। अब आपकी मर्जी है 365 लो या 360, मॉड्यूल बोलता है जो मर्जी हो वो लो। लेकिन अगर क्वेश्चन खुद स्पेसिफाई कर रहा है कि आपको कितना लेना है, 360 डेज, तो अपन भी क्या करेंगे? अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, हम भी एक साल में बोलेंगे 360 डेज। ठीक है। आगे देखें। थोड़ा बहुत क्वेश्चन समझ में आया ना? थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन अपन आसान बनाते हैं, तो जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब इसे आसान बनाएंगे। टेंशन ना लो, बस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखो। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2020-21 इन दी फॉलोइंग फॉर्मेट। अब अपन को क्या करना है? क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है बैलेंस शीट बनानी है, और कब की? 31st March 2021 की, यानी कि ये वाला डेटा लेना है। ठीक है। और जो वो बैलेंस शीट बनानी है, क्वेश्चन की एक ही रिक्वायरमेंट में बैलेंस शीट बनानी है, और वो जो बैलेंस शीट बनानी है उसका भी फॉर्मेट गिवन है, यानी कि बैलेंस शीट में क्या क्या आइटम्स आने हैं वो उन्होंने ऑलरेडी बता रखे। क्या क्या है? लायबिलिटी साइड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म लोन, सन्ड्री क्रेडिटर।
इधर फिक्स्ड एसेट, सन्ड्री डेटर्स, क्लोजिंग स्टॉक, कैश एंड हैंड, बस अपन को वैल्यू कैलकुलेट करनी है। बाकी उन्होंने डेटा पूरा दे दिया कि क्या क्या आइटम्स है, ठीक है, आइटम्स गिवन है, वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो चलिए फटाफट कॉपी पर, और कॉपी पर सबसे पहले ये वाला फॉर्मेट एकदम कॉपी पेस्ट कर दो, ठीक है, क्योंकि अपन को यही फॉर्मेट वहां पर लिखना है, सिर्फ वैल्यू स्टार्ट की है। चलो फटाफट कॉपी पर, कॉपी पर सबसे पहले लिखिए रेशियो एनालिसिस का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में एक ही चीज थी, बैलेंस शीट। तो सबसे पहले लिखो इन दी बुक्स ऑफ जीआईजी लिमिटेड बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का फॉर्मेट उन्होंने खुद दिया था, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म लोन, सन्ड्री क्रेडिटर्स। मैंने कहा था एज इट इज आपको कॉपी पेस्ट करना है, कुछ भी खुद से नहीं ऐड करना है, ठीक है। एसेट साइड क्या था, फिक्स्ड एसेट्स, सन्ड्री डेटर्स, क्लोजिंग स्टॉक और कैश इन हैंड, यही दे रखा था। आइटम्स गिवन थे, अपन को सिर्फ और सिर्फ वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो आ जाते हैं वर्किंग्स पर, मेन ध्यान तो अपन को वर्किंग्स पर ही देना है। पहला है नेट प्रॉफिट रेशियो 8%। वर्किंग्स आपको पता है ना, जो जो वहां पर पॉइंटर्स गिवन थे सेम टू सेम अपन वर्किंग्स में लिखते हैं। अब तो बहुत सारे क्वेश्चंस करा दिए मैंने, अब आपको समझ ही आ गया होगा कि हम इस तरीके के क्वेश्चंस कैसे करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला, नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स, ठीक है, कितना गिवन है 8%, ठीक। वैसे इधर 8% लिख रहे हैं तो इंटू 100 हटा देंगे। अब देखो ना नेट प्रॉफिट पता ना सेल्स पता, लेकिन 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 क्वेश्चन में एक चीज गिवन थी, याद है? कहाँ पर लिखूं, यहीं पर लिख लूं अलग पेन से, 2021, ठीक है। एक ही चीज में फर्क था, जो कि था रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस 2020 का दे रखा था अपन को, कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा, 20 लाख, और 21 का दे रखा था 25 लाख, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था इंक्रीमेंट हो रहा है 5 लाख का। अब जनरली देखा जाए तो रिजर्व एंड सरप्लस में बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके के प्रीमियम प्रॉफिट होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम एक अजम्पशन लेंगे कि 20 लाख से जो 25 लाख इंक्रीमेंट हुआ है, 5 लाख का ये हुआ होगा प्रॉफिट की वजह से, यानी कि ड्यूरिंग द ईयर जो प्रॉफिट हुआ है उसकी वजह से, ठीक है। वैसे देखो ड्यूरिंग द ईयर कई सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन अपन यहाँ पर अजम्पशन ले रहे हैं क्योंकि नेट प्रॉफिट निकालने का और कोई भी तरीका नहीं है क्वेश्चन में, इसलिए अपन को अजम्पशन कर लेना पड़ रहा है कि 5 लाख का यही होगा प्रॉफिट, यानी कि हमारा जो रिजर्व एंड सरप्लस 20 लाख से 25 लाख बढ़ा है, तो वो 5 लाख सिर्फ और सिर्फ ड्यूरिंग द ईयर का जो प्रॉफिट है उसकी वजह से बढ़ा है। समझ में आ गया? तो नेट प्रॉफिट अपना कितने का हो जाएगा, 5 लाख। अब हमारी सेल्स आ जाएगी, ठीक, इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो सेल्स इक्वल्स टू 5 लाख डिवाइडेड बाय 8%, 5 लाख डिवाइडेड बाय 8%, ये हो गया 62,50,000, 62,50,000, ठीक। ये हमारी आ गई सेल्स। समझ में आ गया कैसे आई है, नेट प्रॉफिट का अजम्पशन लेकर। सेकंड है जीपी रेशियो। जीपी रेशियो का फॉर्मूला बताओ, ऊपर आता है ग्रॉस प्रॉफिट और नीचे आता है सेल्स, ठीक। कितना दे रखा है, 20%। ग्रॉस प्रॉफिट अपन को पता नहीं है, सेल्स पता है क्या, बिल्कुल, 62,50,000। तो यहाँ से अपना जीपी आ जाएगा 62,50,000 इंटू 20%, सेल्स का 20% था जीपी, दैट इज 12,50,000, ठीक। जीपी भी आ गया। तो हमारी दो पर वर्किंग कंप्लीट पूरी तरीके से, 1 2। थर्ड था हमारा यही,
लॉन्ग टर्म लोन जो है वो 40% है फिक्स्ड एसेट का, ठीक है, यही था। अब लॉन्ग टर्म लोन पता है क्या? लॉन्ग टर्म लोन आई गेस पता था हमको, एक बार मैं क्वेश्चन में देखती हूँ। 30 लाख 2021 का यहाँ पर लॉन्ग टर्म लोन दे रखा था 30 लाख, याद है? 30 लाख 2020 का भी दे रखा था, 30 लाख 2021 का भी दे रखा था, मतलब बिल्कुल भी चेंज नहीं था। तो लॉन्ग टर्म लोन अपन को पता है 30 लाख, और लॉन्ग टर्म लोन फिक्स्ड एसेट का 40% है, यानी कि अगर हम फिक्स्ड एसेट का इंटू करेंगे 40% में, फिक्स्ड एसेट का 40% निकालेंगे तब आएगा 30 लाख, ठीक है। अब इसको उल्टा कर देंगे तो आ जाएगा हमारा फिक्स्ड एसेट। अब ये इंटू में है तो ये डिवाइड में चला जाएगा, सिंपल। तो 30 लाख डिवाइडेड बाय 40%, ये आ गया 75 लाख। समझ में आ गया ना? सिंपल मैथमेटिक्स है, कोई वो नहीं है। वो 40% है फिक्स्ड एसेट का, और अपन को यही चीज पता थी, इसी वजह से ऐसे कर दिया अपन ने। तो लॉन्ग टर्म लोन आ गया हमारा 75 लाख। इसको डायरेक्ट बैलेंस शीट में लिख लें। एक सेकेंड, लॉन्ग टर्म लोन तो अपन को गिवन ही था, फिक्स्ड एसेट आ गया 30 लाख। फिक्स्ड एसेट आ गया 75 लाख, सॉरी पता नहीं क्या हो रहा है। फिक्स्ड एसेट आ गया 75 लाख, लॉन्ग टर्म लोन गिवन था 30 लाख। और भी कुछ गिवन था क्या? पहले ही लिख लूं, बार बार क्वेश्चन देखना पड़ता है। शेयर कैपिटल गिवन थी 40 लाख, ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस गिवन था 25 लाख, ठीक है। 2021 की बना रहे हैं अपन बैलेंस शीट, तो उसी का डेटा लेंगे। 40 लाख 25 लाख, बस तीन ही चीजें गिवन थी, ठीक है। आगे आए वर्किंग्स पर, ये कंप्लीट हो गई हमारी। थर्ड है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। जब भी टर्नओवर वाले फॉर्मूले आते हैं तो टर्नओवर पहले आता है, यानी कि सेल्स, और लेकिन यहाँ पर स्टॉक है तो स्टॉक के लिए पहली प्रायोरिटी रहती है COGS, और नीचे क्या आता है? स्टॉक कौन सा वाला? एवरेज स्टॉक, ठीक। कितना दे रखा है? 4। COGS कैसे आएगा? अब तो आपको इतना रट गया होगा, COGS कैसे आता है? सेल्स माइनस GP, और दोनों ही चीजें अपने पास। सेल्स है 6250, 62,50,000, और GP ये रहा 12,50,000। छोटा छोटा लिख रही हूँ, आप लोग अच्छे से लिख लेना। 6250 माइनस 1250 आ गया 5 लाख या 50 लाख, 50 लाख आया होगा। ठीक है, यहाँ पे लिख भी देती हूँ क्या आया है। फोर, और नीचे आ जाएगा एवरेज स्टॉक, ठीक। तो इधर आ जाएगा, तो एवरेज स्टॉक इज इक्वल्स टू 50 लाख डिवाइडेड बाय 4, ये आ गया 12,50,000। ठीक है, अब ध्यान देना, क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा नहीं गिवन था जिसकी वजह से अपन ओपनिंग और क्लोजिंग निकाल पाए, ठीक है। तो अपन एवरेज स्टॉक को ही क्लोजिंग स्टॉक मान लेंगे और इसको अपन लिखेंगे 12,50,000। ये बात आई समझ में? नहीं आई? मैंने आपको बताया है, जब भी अपन क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट नहीं कर पाते तो अपन एवरेज स्टॉक को ही ओपनिंग या क्लोजिंग मान लेते हैं, जो भी अपन को नीड हो। तो इस बार अपन को नीड थी क्लोजिंग स्टॉक की, तो हमने इसी को मान लिया क्लोजिंग स्टॉक। कितना? 12,50,000। यहाँ लिखूं या लिखूं?
मैं इधर इसलिए लिखती हूँ, कहीं करंट एसेट की जरूरत पड़ गई तो पूरा इधर करके आ जाएगा, इसी वजह से ऐसे लिखती हूँ, ठीक है। वैसे वहां पर आपको सब चीजें कैसे लिखना है, आउटर कॉलम में, ठीक है। यहाँ पर मैं इसलिए लिखती हूँ ताकि आपको समझा पाऊँ। जैसे अभी यहाँ पर नेटवर्क का कुछ चक्कर होता है, इसलिए मैं इनर कॉलम में लिखती हूँ। आपको सब चीजें कैसे लिखनी है, आउटर कॉलम में। मैं सिर्फ और सिर्फ ऐसे समझाने में आसान रहता है कि हाँ इन दोनों का टोटल नेटवर्क इधर आ गया, इस तरीके से, ठीक है। अब कौन सी वर्किंग पर थे हम, 4 पर। 4 कंप्लीट। इस बार तो हमारी सीधी सीधी वर्किंग कंप्लीट हो रही है, मजा आ रहा है। डेटर कलेक्शन पीरियड। डेटर कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला बताओ, अब तो इतनी बार हो चुका है, अब तो हम लास्ट क्वेश्चंस पर चल रहे हैं, अब तो सब आपको बताना चाहिए। डेज का है तो ऊपर लेंगे 360, और उन्होंने खुद ही बोला था, ये रहा, दिख रहा है, खुद ही बोला था 360 लेना है, तो 360 अपॉन DTR, यही फॉर्मूला होता है डेटर कलेक्शन पीरियड का। ये कितना दे रखा है, 90 डेज, तो यहाँ से हमारा DTR आ जाएगा 360 डिवाइडेड बाई 94 आएगा, आई गेस, यस 4। ये हमारा आ गया DTR। अब डेटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला बताओ। डेटर टर्नओवर रेशियो यानी DTR, तो यानी कि टर्नओवर अपन डेटर्स, टर्नओवर कौन सा लेते हैं अपन, क्रेडिट सेल, और डेटर्स कौन से लेते हैं, एवरेज डेटर्स, ठीक है। अब DTR कितना है हमारा, 4, और डेटर आपको पता नहीं है, और यहाँ पर भी वही वाली बात होगी, ओपनिंग क्लोजिंग वाली कुछ है ही नहीं। क्रेडिट सेल मुझे बताओ, अब ये वाला आंसर मुझे कौन बताएगा। क्रेडिट सेल के रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन थी क्या, नहीं। तो अपन जो टोटल सेल है 62,50,000, इसी को अपन क्रेडिट सेल मान लेंगे, ठीक है। 62,50,000, इसी को अपन क्रेडिट सेल मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पर असम्पशन ले लेंगे सेल्स बराबर क्रेडिट सेल, टोटल सेल बराबर क्रेडिट सेल, ठीक है। क्योंकि कैश सेल से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए टोटल सेल्स को ही अपन क्रेडिट सेल मान लेंगे, क्लियर। तो यहाँ पर हमारे एवरेज डेटर्स आ जाएंगे, कैलकुलेट करो फटाफट, 62,50,000 डिवाइडेड बाय 4, ये आ गया 15,62,500। और अगेन इस क्वेश्चन में भी ओपनिंग और क्लोजिंग डेटर्स का कुछ इंफॉर्मेशन नहीं गिवन था, तो इसी को अपन क्लोजिंग डेटर मान लेंगे। कितना, 15,62,500, 15,62,500, ठीक। क्या रह गया हमारा, कैश इन हैंड और संजीव डेटर, दो चीजें रह गई हैं, ये हो गया हमारा, ठीक है। लास्ट वर्किंग रह गई, कैश जो होगा वो हाफ मंथ होगा COGS का, मैंने बताया भी था। COGS अपन ने यहाँ पर कैलकुलेट कर रखा है 50 लाख, हाफ मंथ यानी कि 1.512 COGS, फिर भूल गई मैं 50 लाख, तो 50 लाख का हाफ मंथ निकालना है। 50 लाख होगा पूरे साल का, डिवाइड करेंगे 12 से, एक मंथ का आ गया, इंटू करेंगे 1.5 से, ये आ गया 6,25,000, 6,25,000, ठीक है। 6 वर्किंग थी अपनी, 6 की 6 वर्किंग अपनी कंप्लीट हो गई। टैक्सेशन बोला था इग्नोर करना, इग्नोर कर ही दिया, कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, और एक साल में अपन ने 360 दिन ले लिए, ठीक है। और सारी की सारी वर्किंग कंप्लीट, कोई वर्किंग रह तो नहीं गई, देख लो। लास्ट हमारा ये कैश आ गया 6,25,000, लिख दें इसे बैलेंस शीट में। अब देखो क्या रह गया, एसेट साइड का टोटल कर लो पहले। करंट एसेट 15,62,500, 12,50,000, 6,25,000। करंट एसेट का टोटल आ रहा है 34,37,500, प्लस करेंगे फिक्स्ड एसेट 75 लाख, ये आ गया, बहुत सारा आ गया, 109,37,500।
109,37,500। ठीक है, ये तो अपना कंप्लीट। लायबिलिटी साइड ये चीजें गिवन थी, ये गिवन था। लॉन्ग टर्म लोन ये भी गिवन था। क्रेडिटर्स का कुछ अता पता नहीं है, हमने सारी वर्किंग कर ली लेकिन हमें क्रेडिटर्स नहीं पता चले, तो अपन क्या करेंगे? इसलिए तो वर्किंग्स का फायदा होता है कि अपन को पता चल जाता है हाँ हमने क्वेश्चन की कोई भी बात छोड़ी नहीं है। अब कुछ नहीं मिला तो अपन क्या करेंगे? बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि जो एसेट साइड का टोटल होगा वही तो लायबिलिटी साइड का टोटल होगा। 109,37,500 कर लो फटाफट। 109,37,500 माइनस करेंगे इन दोनों का प्लस 95 लाख, ये आ गया 14,37,500। ठीक है, समझ में आ गया? ये वाला क्वेश्चन इतना कठिन नहीं था। वैसे तो कोई क्वेश्चन कठिन नहीं होता, आसान बन ही जाता है जब आप हमारे साथ करते हैं। तो ये तो आपको समझ ही आ रहा होगा। बस ये आप पूरी प्लेलिस्ट कर रहे हो, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन 8 पर आ गए, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 9 पर आ गए, तो दिक्कत हो सकती है क्योंकि फिर आपको लगेगी मैं किस पैटर्न में करा रही हूँ। वो पैटर्न आपको तब समझ में आएगा जब आप मेरे साथ शुरुआत से क्वेश्चन कर रहे होगे। ठीक है, तो प्लेलिस्ट पूरी फॉलो करा करो, उससे क्या होगा आपका एक रिदम बनता जाएगा कि हाँ हमें इस पैटर्न में करना है। क्लियर? तो इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं थी। 3 चीजें तो अपन को क्वेश्चन ने गिवन करी थी और लास्ट वाली हमने बैलेंसिंग फिगर से निकाला है। ठीक है, फिक्स्ड एसेट पता चल गया। ये क्या था? लॉन्ग टर्म लोन 40% था, तो फिक्स्ड एसेट अपन ने 100% निकाल ही लिया और ये मैंने सिंपल सी इक्वेशन बना के आपको करा ही दिया था। ये रहा, इसमें तो दिक्कत आई नहीं होगी। बाकी ये तो अपन हर बार इसी तरीके से निकालते हैं। डेटर्स, स्टॉक, कैश इन हैंड एक नया छोटा सा पॉइंट था जो शायद कुछ लोगों को नहीं आया हो कि सीओजीएस का 1.5 मंथ कैसे निकालेंगे। ठीक है, वो समझ में आ गया ना? किसी का भी 1.5 मंथ निकालो तो 1.5 डिवाइड बाई 12, सिंपल। बस यही नई चीज थी और कुछ नहीं। इस पर फोकस करना, क्योंकि ऐसा होता है ना कि अभी तो आपको ये चीज इतनी नई नहीं लग रही हो, लेकिन जब एग्जाम में वैसे ही एंग्जाइटी रहती है, ऊपर से ऐसा पॉइंट आ जाए, क्योंकि हमारे अभी तक एक भी क्वेश्चन में ऐसा पॉइंट नहीं था। डायरेक्ट किसमें आया? प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 8 में। तो एग्जाम में छोटी से छोटी चीज भी नहीं आ जाती है तो थोड़ा सा घबराहट ज्यादा हो जाती है। तो इसलिए कैश इन हैंड वाले पॉइंट को अच्छे से देखना, सीओजीएस का 1.5 मंथ कैसे करना है। और उम्मीद है आपको ये पैटर्न समझ में आ रहा हो जिस पैटर्न से मैं करा रही हूँ, और इस पैटर्न की वजह से आपको क्वेश्चन आसान लग रहा हो। कि जिस तरीके से बैलेंस शीट बनाना बहुत बड़ा काम लगता था, बहुत डर लगता था स्टूडेंट को, वो अब आपको नहीं लग रहा होगा क्योंकि आपका मेन ध्यान रहता है वर्किंग्स पर। एक बार वर्किंग्स कंप्लीट और आपकी बैलेंस शीट तैयार, है ना? तो ये पैटर्न मुझे बताना कैसा लगा आप लोगों को। ये पैटर्न मैंने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाया है ताकि आपको क्वेश्चन आसान लगे। ठीक, इसका कमेंट सेक्शन में जरूर फीडबैक दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। इफ द वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू देन हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर मेट्स एज वेल इफ इट डिजर्व्स, एंड या डू सब्सक्राइब नाउ। इस तरीके से आपको हर स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन आसान लगने लगता है, तो सब्सक्राइब तो बनता है। ठीक है, इसी के साथ इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज।